हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन जरूर अच्छे लगेंगे। जरूर बढ़िया क्वेश्चन लिए मैंने। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर किया करिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ जैसे ही टाइम मिलता है आपको तो थोड़ा सा पुरानी जो वीडियो अपलोडेड है, लेक्चर वीडियो है, क्वेश्चन आंसर की वीडियो, वो भी जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है और ज्यादा आपके पास टाइम नहीं। बाकी अपना सेल्फ स्टडी जो आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी करिए, लेकिन जैसे टाइम मिलता है थोड़ा वीडियो जरूर रिवीजन कर लें, क्योंकि लास्ट में पढ़ा हुआ हमें थोड़ा याद रहता है। और बाकी नहीं, नेक्स्ट एग्जाम फिर आ ही रहे, टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के जून में जो एग्जाम होंगे। ठीक है, तो लगे रहें तैयारी में। तैयारी में कोई कसर ना छोड़े। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 15 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? सिटीजन चर्चमैन, सिटीजन एवेज चर्चमैन, या सिटीजन एंड चर्चमैन, या सिटीजन नॉट चर्चमैन? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिटीजन एंड चर्चमैन। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, तो सिटीजन एंड चर्चमैन में अधिनायकों के संत जो है संतावादी राज्य शब्द के विरोध में किया था। और इसमें व्याधि, अज्ञान, गंदगी, गरीबी, बेकारी आदि को दूर करने के लिए राज्य की गतिविधि की ओर क्या किया गया था? संकेत किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार जो है कि व्यवस्था साम्यवादी अथवा फासिस्ट राज्य के नमूने से भिन्न होती है, और जहां सार्वजनिक कल्याण के कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य पर किए जाते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य में क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य पर कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, सिटीजन एंड चर्चमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है? उपयोगितावादी, श्रमिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, या फांसीवाद? तो फांसीवाद और इन सब का तो मतलब ही नहीं बनता है। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, उपयोगितावाद। क्योंकि राज्य के कार्यों के जो प्रारंभिक उदारवादी सिद्धांत है उनको को नकारात्मक सिद्धांत या हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा गया, हस्तक्षेप का। ठीक है, और जो है नकारात्मक सिद्धांत, ठीक है, इसे नकारात्मक सिद्धांत भी कहा गया। और हस्तक्षेप जो है सिद्धांत भी इसे कहा गया। और राज्य के कार्यों के नकारात्मक सिद्धांत की दूसरी शाखा का संस्थापक जेरेमी बेंथम। कौन है उपयोगितावादी जो है विचारक? वो है जेरेमी बेंथम। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम है, और राजनीतिक क्षेत्र में वह उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, जेरेमी बेंथम। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया? मार्क्स ने, बेंथम ने, रूसो ने, लास्की ने? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एच जे लास्की। 19वीं सदी के करीब 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 अंत तक अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य रखकर ही संतुष्ट होते थे। कौन सा राज्य? पुलिस राज्य। ठीक है, और उनका मुख्य काम शांति व व्यवस्था कायम रखना था। क्या काम करते थे? शांति और व्यवस्था। और जन कल्याण का कार्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के लिए छोड़ा गया था। यानी जो जन कल्याण का कार्य होता था उसे व्यक्ति और उनके लिए छोड़ा गया था। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में पहल सबसे अधिक लास्की। कौन? लास्की। संसार का ध्यान इन्होंने पुलिस राज्य की ओर से हटाकर कल्याणकारी राज्य की ओर जो है इन्होंने किया। तो ये कल्याणकारी राज्य की ओर, ये पुलिस का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा से हटाकर कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर इन्होंने आकर्षित किया। वो है आधुनिक विचारक लास्की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो कौन प्रतिपादित करता है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत? ए है, राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। बी है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। और सी है, राज्य शक्ति का परिणाम है। और डी है, राज्य विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का
परिणाम है। ठीक है, राइट ऑप्शन है राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वह यह प्रतिपादित करता है। एक बार आप पॉलिटिकल थिंकर्स की जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इस वीडियो मिल जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ही नहीं होंगे बिल्कुल। तो जरूर देख लें पॉलिटिकल थिंकर्स की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने इस सिद्धांत के 5 मुख्य तत्वों के अंदर विश्लेषण किया है। कितने तत्वों के अंदर? 5। पांचों में क्या है? पहला मानव स्वभाव यानी स्वभाव जो होता है, और दूसरा क्या है? प्राकृतिक अवस्था। दूसरा प्राकृतिक, ठीक है, जो है प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, तीसरा क्या है? राज्य तथा प्रभुसत्ता। राज्य तथा क्या? प्रभुसत्ता। चौथी चीज क्या है? राज्य तीसरा क्या है? सामाजिक समझौता। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सामाजिक समझौता और चौथा राज्य तथा प्रभुसत्ता। पांचवा हो जाएगा राज्य तथा व्यक्तियों के, राज्य और व्यक्ति के संबंध। ठीक है, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य तथा व्यक्ति के संबंध रिलेशन हो जाएगा और पांचवा है राज्य तथा व्यक्तियों का संबंध यानी रिलेशन। और इन्होंने राज्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए राज्य निर्माण से पहले मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने रखते हुए दिखाया है। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल तरीके से रहता था। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्र उपस्थित किया है। किसने उपस्थित किया? हॉब्स ने, रूसो ने, बेंथम ने या लॉक ने? राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक ने। लॉक के विचार से प्राकृतिक अवस्था वस्तुतः सद्भावना, आपसी सहयोग और शांति और सुरक्षा की अवस्था थी। ये कौन कहता है? लॉक। परंतु लॉक के अनुसार इस अवस्था में कुछ असुविधाएं हैं। पहली, इस अवस्था में एक अस्थायी और सुनिश्चित विधि के अभाव था यानी कोई कानून नहीं था। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में कोई कानून या विधि नहीं थी। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात कि प्राकृतिक अवस्था में एक निश्चित एवं व्यक्ति की व्याख्या तथा झगड़ों को निपटाने वाली नगरपालिका का अभाव था यानी कोई नगरपालिका ऐसी नहीं थी कि व्यक्ति आपस में झगड़ा करें, लड़ाई करें तो कोई उनको निपटाए। तीसरी चीज थी, तीसरा पॉइंट था कि इसमें विधि के कार्यान्वयन के कोई व्यवस्था नहीं, यानी जो कानून या जो लागू करता है नियम, तो इसके लिए कोई भी नियम या कानून नहीं था। जो जिसके मन में आया था वो करता है। तो ये कौन कहता है? ये सारी चीजें लॉक ने कही कि इन सब चीजों का क्या था? उसमें अभाव था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जॉन लॉक। नेक्स्ट है हॉब्स के संविदा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए कूट के उत्तर से दीजिए आधार पर। तो पॉइंट 1, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में रेखांकित करता है। दूसरा पॉइंट है हॉब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों में आत्म परीक्षण की मूलभूत प्रवृत्ति होती है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, अप्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। चौथी बात है कि हॉब्स का यह मानना था कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्म परीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ये सही है। ठीक है, 7 क्वेश्चन है रूसो के राज्य दर्शन की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। बहुमत का सामान्य इच्छा किसका प्रतिनिधित्व करती है? बहुमत का, लोकमत का, समान हित की भावना, असमान चेतना का, दार्शनिकों के मत का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी समान हित की समान चेतना का। तो सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य जनता के ऐसे संकल्प से था। ठीक है, जनता के संकल्प से था। कैसे संकल्प से था?
जिसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित की सिद्धि हो। यानी समाज जो है, ठीक है, उसकी जो सामान्य हित है, उसके सामान्य उद्देश्य हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जनता के सामान्य हित की यानी सिद्धि करना। दूसरे शब्दों में सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन, यानी जो सरकार है वो व्यक्ति के सामान्य इच्छा का क्या है, साधन है, ठीक है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं की, सामान्य इच्छाओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। ठीक है, रूसों की सामान्य इच्छा एक नैतिक संकल्पना है। क्या है रूसों की सामान्य इच्छा? एक नैतिक संकल्पना है और इसलिए आवश्यक नहीं कि यह बहुमत की अथवा संपूर्ण समाज की इच्छा हो, यानी वो नैतिक है तो यह नहीं जरूरी है कि सभी लोग इसको माने, सभी लोग एक तरीके की सोच रखें, तो यानी यह बहुमत की या संपूर्ण समाज की इच्छा हो यह जरूरी नहीं है। रूसों ने जो राज्य दर्शन की समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, समान हित की समान चेतना का। चलिए 8 क्वेश्चन है, संविधान की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई भी पुस्तक नहीं देखी इसमें इतना राजद्रोह तथा अधार्मिकता भी हो, जिसमें क्रॉमवेल, क्लिंटन, बर्क, सी वागन। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है क्लिंटन, ठीक है। जैसा, ठीक है, सीई वाहन कहते हैं कि जहां तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है। लेवियाथन किसकी है पुस्तक? हॉब्स की है, ठीक है। और क्या पुस्तक का नाम है? लेवियाथन। इसको कई बार बता चुके हैं लेकिन नए स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगी। तो वह एक प्रभावपूर्ण जो है वर्णशंकर है जिसमें प्रजाजन की कोई सामर्थ्य नहीं है और वह इस उपेक्षा का पात्र भी है। तो क्लेडन ने हॉब्स की पुस्तक को जलाकर, ये जो है क्लेडन ने ये हॉब्स की बात इसलिए की कि ये कहते हैं कि संविधान की प्रति को किसने यह कह के जला दिया कि मैंने कभी कोई भी पुस्तक नहीं जिसमें इस तरह। तो ये क्लेडन ने क्या किया, हॉब्स की जो पुस्तक थी उसकी प्रति को यह कहकर जलाया, इन्होंने कहा कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इसमें भरा हो। तो क्लेंडन जो कहते हैं हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियाथन, इसकी प्रतियां जलाई और इसके बारे में इन्होंने ये बात कही थी क्लेंडन ने, ठीक है, क्लियर इतनी चीज। 9 क्वेश्चन है, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन है? सीएल वेपर, माइकल ओकशॉट, लियो स्ट्रॉस, जीएच सेबाइन। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सेबाइन। हॉब्स की विचारधारा निरंकुशतावादी होते हुए भी अंत व्यक्तिवादी है जो हॉब्स की विचारधारा है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखते हुए सेबाइन का कथन है। सेबाइन कहते हैं कि संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतया हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं सेबाइन? वो कहते हैं कि ये संप्रभु की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जिसके साथ सामान्यतया हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है वास्तव में उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक था। ये कहते हैं जीएच सेबाइन, यानी हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत को जोड़ा किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन है एच जी सेबाइन का, ठीक है, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सुरक्षा करना, सामाजिक संविदा सिद्धांत की सुरक्षा करना या एक दल के शासन की सुरक्षा करना। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। मॉन्टेग्यू जो थे वो फ्रांस के लुई 14वें का समकालीन था। लुई जो फ्रांस का राजा था, लुई 14वां, ठीक है, तो लुई 14वां का ये समकालीन था कौन? मॉन्टेग्यू, ठीक है। और इस समय फ्रांस में राजा की इच्छा ही कानून होती थी उस समय, और वह फ्रांस की तानाशाही के वातावरण में पला था
और वह इंग्लैंड गया तो वहां की तत्कालीन जो शासन व्यवस्था को देखकर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वहां राजा जो है शक्ति का पृथक्करण है और इस कारण नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता का वातावरण उपलब्ध है। ठीक है, वह इंग्लैंड गया जब मॉन्टेग्यू, तब उसने देखा कि वहां पे स्वतंत्रता का वातावरण जो है बहुत अच्छा है। और उसका क्या कारण है कि वहां तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी वहां पे शक्ति का क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है, शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, तो उसने ये देखा और उसने सोचा, उसने ये महसूस किया कि इतनी स्वतंत्रता इसीलिए है नागरिकों को यहाँ पर क्योंकि वहां पर स्वतंत्रता जो है शक्ति का पृथक्करण है। और इसी अवलोकन, जो केवल अकस्मात या भ्रांतिपूर्ण अवलोकन कहा जा सकता है, से वह प्रभावित हुआ और उसने राज शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का क्या किया, ये इसने प्रतिपादन किया, राज्य के शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। तो ये मॉन्टेग्यू राज्य की शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, उसने यह समझा कि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। ठीक है, तो किसने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, मॉन्टेग्यू ने। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेटो का है, मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन है किसका, प्लेटो का। प्लेटो ने कहा था कि राज्य तो व्यक्ति का बृहद रूप है। उसने व्यक्ति और राज्य के गुणों की विस्तृत तुलना प्रस्तुत की। ठीक है, क्या किया, तुलना किया। ठीक है, आपस में। और उसने व्यक्ति और राज्य के जो गुण होते हैं उसकी विस्तृत तुलना प्रस्तुत की और इसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार के 3 स्रोत हैं। व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, उसके कितने स्रोत बताए इसने, 3 स्रोत बताए। ठीक है, पहला क्या बताया, पहला स्रोत तृष्णा। ठीक है, दूसरा बताया उसने मनोवेग। ठीक है, दूसरा क्या बताया, मनोवेग। और चौथा क्या बताया, तीसरा क्या बताया उसने, दूसरा मनोवेग और तीसरा ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, तो तीसरा मनोवेग और ज्ञान, इसने 3 चीजें बताई। और इन तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज के को 3 वर्गों में विभाजित किया। तृष्णा प्रधान व्यक्ति उद्योग व्यापार में, मनोयोग बाहुल्य वाले व्यक्ति सैनिक, ज्ञानवान व्यक्ति दार्शनिक बन जाते हैं। तो इसका कहना है कि जो ज्ञानवान तृष्णा प्रधान व्यक्ति और उद्योग व्यापार में जो तृष्णा प्रधान व्यक्ति होते हैं, ये किसमें बताया उसने, तृष्णा प्रधान व्यक्ति, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तृष्णा प्रधान जो व्यक्ति यानी जिसके अंदर तृष्णा है, इच्छा है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वो उद्योगी, उद्योग व्यापार में। ठीक है, व्यापार या उद्योग। और दूसरा जो व्यक्ति होता है मनोयोग के बाहुल्य वाले व्यक्ति सैनिक, जो दूसरे होते हैं मनोयोग वाले, इसको बताए कि ये सैनिक बनते हैं। और तीसरा उस जो है ज्ञानवान, उसने ज्ञानवान जो व्यक्ति है वो क्या बन जाता है, प्लेटो के अनुसार वो बन जाता है दार्शनिक बन जाता है, फिलोसफर बन जाता है। ये कहा है किसने, प्लेटो ने। ठीक है, तो तृष्णा प्रधान व्यक्ति व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में जाता है, मनोयोग व्यक्ति जो होता है वो जाता है सैनिक बन जाता है। और जो है जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, जिसको ज्ञान होता है, वो दार्शनिक बन जाता है। ये कहना है जो है प्लेटो का, राज व्यक्ति का बृहद रूप है और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किसका है, यह हीगल का कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता राज्य का प्रयोग नहीं किया, संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया। किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया, हॉब्स ने, लॉक ने, बेंथम ने, ऑस्टिन ने। और 12th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया। देखिए लॉक का दर्शन जो है
इसका मुख्य आधार व्यक्ति तथा उसके अधिकार है। इसका जो दर्शन है क्या है, व्यक्ति, ठीक है, और उसका अधिकार, ठीक है, व्यक्ति और उसका अधिकार है, लॉक के दर्शन का मुख्य आधार है, जिनके द्वारा वह संप्रभुता को क्या करता है, मर्यादित रखता है, ठीक है, मर्यादित रखता है। इसका कारण है कि लॉक ने अपने दर्शन में संप्रभुता शब्द का प्रयोग न कर सिर्फ सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग इसने किया। संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया, इसने सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया है, यानी सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता से मतलब संप्रभुता से ही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर संप्रभुता नहीं है तो कोई राज्य जो है राज्य नहीं है, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन है, संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? बोधा ने, हॉब्स ने, रूसो ने, हीगल ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉब्स ने किया। हॉब्स ने संप्रभु की परम शक्ति को औचित्यपूर्ण बनाने निगम की वास्तविक संकल्पना का प्रयोग डी सीवे नामक ग्रंथ में किया है। कौन से ग्रंथ में? डी सीवे, ठीक है, डी सीवे नामक ग्रंथ में किया है। और निगम कोई सामूहिक संस्था नहीं, जो है यह एक व्यक्ति है और वह उसका अधिष्ठाता अथवा संचालक है और उसकी इच्छा समस्त व्यक्तियों की इच्छा मानी जाती है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं जानता कि संप्रभुता विभाज्य है, यानी संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है, कौन यह नहीं मानता है? ठीक है, बार्कर, डिग्बी, लास्की, हालैंड। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हालैंड। बहुलवादी प्रभुसत्ता को सर्वव्यापक जो है अविभाज्य और निरंकुश जो है नहीं मानता। और बहुलवाद कौन नहीं मानता? बहुलवादी जो है, ठीक है। और जो है जनहित का एक समुदाय समझता है, राज्य को समाज के अन्य समुदाय के समान ही जनहित का एक जो है समुदाय समझते हैं। और इंग्लैंड के बहुलवादी विचारकों में मेटलैंड है, फिनिंग्स है, सिडनी है, डेविस है, कोल है, लिंडसे है, बार्कर है, लास्की है, ये सब विचारक है। और अमेरिकी बहुलवादियों में विलियम जेम्स है, मिल है, विलियम जेम्स मिल हैं, और फॉलेट है, मैकाइबर हैं, ये सब जो है अमेरिकी विचारक हैं, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा हालैंड। बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? गियर को, लिंडसे को, सिडनी बेब को या लास्की को? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गियर को। तो जर्मनी के हैं ये गियर, ठीक है, जर्मनी के विचारवादी विचारक। गियर ने इंग्लैंड में मोटलैंड के समान बहुलवाद का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। और गियर्क ने समुदायों को वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का इन्होंने समर्थन करते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता की मांग की। राइट ऑप्शन गियर्क। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आगे आने वाले एग्जाम के लिए अभी तो फिलहाल आपका हो ही रहा है यूजी नेट का, लास्ट में फिर जून में भी होगा, तो लगे रहें, तैयारी करते रहें मेरे साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।